एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10th का 7th चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमें पता है हमारी लाइफ को मेंटेन करने के कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन की बात करूं, रेस्पिरेशन की बात करूं, एक्सक्रीशन की बात करूं। बट फिर हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन भी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, ये हाल हमारी लाइफ को तो मेंटेन नहीं कर रहा है। एज अ इंडिविजुअल मेरे को तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। क्यों? इसमें एक तो और चीज भी, इसमें बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए होती है। स्टिल एक इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है बच्चे? अगर हम रिप्रोड्यूस करेंगे तभी हम हमारे जैसे ही मेंबर्स, पर्टिकुलर हमारी काइंड के ही मेंबर्स की एग्जिस्टेंस को देख पाएंगे। एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो नोटिस में आ पाएगी, ये चीज है। अब मैं बात करूं, अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या एग्जैक्टली वो अपनी कॉपीज ही बनाते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उनका डिजाइन सिमिलर होता है। अगर मैं हम बात करूं हमारे ह्यूमंस की, हम ह्यूमन जो है एक तरीके से दिखते हैं, एनिमल एक तरीके से दिखते हैं, प्लांट्स एक तरीके से दिखते हैं। तो हाँ, हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक सेम टाइप के, उनके डिजाइन भी सिमिलर होता है। ये अभी तक हमने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोम्स जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इनमें ही इंफॉर्मेशन होती है जो इनहेरेंट होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। यही डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। यही प्रोटीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं और डिफरेंट प्रोटीन में बना देते हैं। डिफरेंट प्रोटीन इवेंचुअली हमारे बॉडी डिजाइन में डिफरेंस ला देते हैं। अगर मैं बेसिक बात करूं, जो बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी करते हैं। जो सेल है वो केमिकल रिएक्शन को यूज करता है कॉपीज बनाने के लिए। डीएनए की दो कॉपीज जो है डीएनए की बनती है इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। तो इनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद एक तो जो ओरिजिनल सेल है उसके पास रहता है, और दूसरा जो पुश आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास खुद की ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है कि वो अपनी लाइफ मेंटेन कर ले। इसी करके जो है हमारी जो डीएनए की कॉपी होती है, वो उसके साथ हम सेलुलर ऑपरेटर्स को भी क्रिएशन किया जाता होता है। उसके बाद ही हमारे जो डीएनए वो डिवाइड होते हैं और नए टू इंडिविजुअल्स बनते हैं बच्चे। तो इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक्चुअली जो हमारा ये क्वेश्चन, हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिकली होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा कि हमारे पास टोटली एब्सोल्यूट रिलायबल बने, ना ही एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं। बट हम ये कह सकते हैं कुछ वेरिएशंस आती होती है जब ना बच्चे नई न्यू डीएनए कॉपीज बनती होती है, उसमें इवेंचुअली कुछ तो इनहेरेंट होके आते हैं कैरेक्टर्स, और कुछ जो है ना वेरिएशंस आती आती होती है। यही वेरिएशंस जो है हमारी लाइफ को आगे इवॉल्व होने में, एवोल्यूशन करने में हेल्प करते हैं बच्चे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर पॉपुलेशन एक ऑर्गेनिज्म की है, वो वेल डिफाइंड हमारे फीचर्स होते हैं, हमारे एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कंसिस्टेंसी जो होती है कॉपी करने की, इसी से ही हमारी जो रिप्रोडक्शन की, इसी से ही मेंटेनेंस होती है बॉडी की, ये अलाउ करती है कि हमारे पर्टिकुलर टाइप की ही कैटेगरी रहे। जैसे कि अभी मैं बात कर रही थी ह्यूमन हो, तो हमारे हम देख के कह रहे थे ना, वो एक ह्यूमन है, वो एक एनिमल है, वो एक प्लांट है, तो ये मेंटेन रहती है। बट अगर मैं बात करूं तो कुछ चेंजेस, वेरिएशंस आने जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? सपोज करो इन्वायरमेंटल कुछ चेंजेस आ गए हैं, टेम्परेचर एकदम से कम हो गया, फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया, वाटर का लेवल एकदम से चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जिसकी बॉडी ने तो उस चीज को अडेप्ट कर लिया, मतलब कुछ वेरिएशंस उन्होंने अपने जीन्स में ले आए, वो तो सरवाइव कर जाएंगी। बट एकदम से, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, कहते हैं एक ना बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को देख लो, अगर टेम्परेचर वाटर का नॉर्मल है तो वो सर्वाइव कर देंगे। एकदम से अगर वाटर आप इंक्रीज कर दो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो उस केस में कुछ जो हमारे बैक्टीरिया वो डाई हो जाएंगे। सिर्फ रेजिस्ट वो ही करेंगे जिनके पास वेरिएंट आ जाएगा, जिनके अंदर जो उनके सेल में है वेरिएशंस आ जाएंगी। तो इसी के लिए ही ओवर द टाइम एक स्पीसी के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, जो रिप्रोडक्शन होती है बच्चे, ये टू टाइप की होती है। एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। जो आज की क्लास में हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, पर सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज जब हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं, अब एक्टिविटी 7.1 में इन्होंने क्या कहा, कहते हैं आप ना एक शुगर सोल्यूशन लो,
उसमें ना आप ईस्ट डालो, एक पिंच ऑफ ईस्ट। उसके बाद वो टेस्ट ट्यूब को ऊपर से आप प्लग इन कर दो कॉटन के साथ। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आप क्या करो, इसका कल्चर जो है एक आप स्लाइड पे ले लो, फिर माइक्रोस्कोप के पे ऑब्जर्व करो। ऐसी आपने 7.2 एक्टिविटी भी करना है। आपने ना एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, वो ना एक कोल्ड मॉइस्ट डार्क एरिया में रख देनी है। उसके बाद ना आपने उसकी जो स्लाइस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखना है। उसके बाद आप क्या देखोगे, 1 हफ्ते के बाद आपने बताना है। तो दोनों केसेस में क्या होगा बच्चे, फर्स्ट वाले केस में भी 1-2 घंटे के बाद जो ईस्ट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है, बहुत ज्यादा उसके नंबर बढ़ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में इसकी क्या हो चुकी है, रिप्रोडक्शन हो चुकी है, इसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाए। वही ब्रेड जो है, हम कहते हैं ना उर्ली लगी बेड को, बेसिकली उसमें क्या हो गया कि वहां पे भी स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई, स्पोर्स बने, जिसके कारण जो ब्रेड है उसके ऊपर आपको ऐसे बहुत सारा फंगस सा, ग्रीन ग्रीन सा, ग्रीन ग्रेइश कलर का दिखता है ना, वो दिखने लग जाता है बच्चे। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे फर्दर काफी टाइप्स का होता है। सब पहली टाइप है फिजन। फिजन की जब मैं बात करती हूँ बच्चे, फिजन आगे 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बाइनरी फिजन, एक होती है बाइनरी। जब मैं बाय की बात कर रही हूं तो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होना। एक होता है मल्टी फिजन, जब मैं बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो रही कोई ऑर्गेनिज्म। अब मैं जब बात कर रही हूँ कि हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अब बाइनरी में भी आगे 3 टाइप्स का होता है बच्चे। डिवीजन जो है वो लॉन्गिट्यूडनली भी हो सकती है, ट्रांसवे में भी हो सकती है, और इरेगुलर मतलब कहीं से भी कट हो सकता है एक सिंगल वे में। तो इन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि अगर आप देखो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में ऑफ फिजन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अमीबा की ये एग्जांपल ले लो, ये इरेगुलर जो है इसकी डिवीजन हो रही है, ये आगे 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। ऐसे इन्होंने कहा, कहते हैं अमीबा की ना, एक तो आप अमीबा का इनिशियल वाली फोटो मतलब माइक्रोस्कोप में देखो, फिर जब वो स्प्लिट कर रहा है वो वाली फाइनरी वाली देखो, तो आपको क्या सर्व होगा कि इस केस में ये डिवाइड होके 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन गए। वही कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल दी है, हमारे पास ये दिया है काला अजर की। काला अजर क्या करता है बच्चे, ये अपने आप को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है बच्चे। वही मल्टी सेलुलर की इन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे हमारे पास मलेरिया पैरासाइट्स हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो एक सेल जो है बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट हमने की फिजन, एसेक्सुअल की टाइप, साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स बना देते हैं कि आपके लिए इजी हो जाए। बाइनरी की है और हमने इसमें की है मल्टी फिजन। बाइनरी में भी आगे हमने 3 टाइप की किया, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और डायगोनल, किसी भी एंगल से। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं, 2 हिस्सों में तोड़ देगा। जैसे कि इन्होंने स्पाइरो वगैरह की एग्जांपल दी है, कहते हैं कि वो सिंपली स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है ऑन मैचुरेशन। बेसिकली ऐसे ना स्पाइरो वगैरह होता है, ऐसा सा बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप को यहां से कट करके आगे 2 डॉटर सेल्स में बना लेता है बच्चे, ऐसे। ये स्पाइरोगेरा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। हर सेल जो है वो बाय फ्रेगमेंटेशन सेल बाय सेल डिवाइड नहीं हो सकता है। हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, हम सिंपली सिर्फ कलेक्शन ऑफ सेल्स से नहीं बने होते। जो हमारे सेल्स होते हैं, ये सेल्स जुड़ के क्या बनाते हैं बच्चे, टिश्यूज। टिश्यूज आगे जुड़ के क्या बनाते होते हैं बच्चे, ऑर्गन। और ऑर्गन आगे जुड़ के क्या बनाते होते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से फाइनली एक क्या बनती है, बॉडी। यही चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो सेल डिवीजन है वो इनप्रैक्टिकल है, हो ही नहीं सकती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए होता है रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही एग्जांपल है जिनको इस तरीके से हम फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। आगे मैं रीजनरेशन की बात कर रही हूँ। थर्ड हमारी एसेक्सुअल की टाइप है रीजनरेशन।
का मतलब होता है दोबारा से। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो फुली डेवलप्ड है, वो उसके पास कैपेबिलिटी हो कि वो अपने ही बॉडी पार्ट से एक नया इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस कर पाए, उसको ही हम कहते हैं रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन। जैसे कि हाइड्रा की एग्जांपल दी है आपको, प्लेनेरिया की एग्जांपल दी है कि ये अपने आप को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं और यही स्मॉल पीसेस जो है आगे एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल में बन जाते हैं। इसी को ही हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है वो स्पेशलाइज सेल्स में होती है। जो ये सेल है ये अपने आप को इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है जब ये बनाते हैं अपने आप को डिवाइड करके। इतने सारे सेल्स बनते हैं, इसी से जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट चेंजेस में जाते हैं उनकी सेल टाइप और सेल टिश्यूज के अकॉर्डिंग। चेंजेस होते हैं ये ना सीक्वेंस में होते हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट कह सकते हैं आप इसको। आप कंप्लीटली रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि नॉर्मली जो है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कटिंग पे डिपेंड नहीं करता अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे आपको यहाँ पे प्लेनेरिया की एग्जांपल दी है कि इसने अपने बॉडी पार्ट्स को फ्रेगमेंट्स में कट किया और वही फ्रेगमेंट्स जो है आगे रीजनरेट होकर इंडिविजुअल्स बना देती हैं। फिर हमारा टॉपिक है बर्डिंग। तो हमने ए सेक्सुअल की फोर्थ टाइप कर रहे हैं अब, बर्डिंग। बर्डिंग में इन्होंने कहा कि जैसे कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा वगैरह, ये क्या करते हैं रीजनरेटिंग, इनके पास सेल होते हैं ऐसे, यहाँ पे एक छोटे से बर्ड्स बनाते हैं, इससे ही आगे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड ग्रो किया, ये बर्ड ही क्या करता है इसकी डेवलपमेंट यहाँ से ही शुरू हो जाते हैं, रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देता है एक स्पेसिफिक साइट से, जिससे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बनता है। और जैसे ये इंडिविजुअल मेच्योर होता है ये अपने पेरेंट सेल से डिटैच होके एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। फिर फाइनली एक फिफ्थ टाइप है जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बच्चे, उनमें उनका रूट हो गया, स्टेम हो गया, फिर लीव हो गया, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अप्रोप्रिएट कंडीशंस में एक नए इंडिविजुअल्स को बना पाए। जैसे अनलाइक हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स में इंडीड इस टाइप की रिप्रोडक्शन हो सकती है। ये भी ना आगे 3 टाइप की हो सकती है, जैसे ग्राफ्टिंग होती है एक। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, किसी का शूट पार्ट अच्छा है और किसी का रूट पार्ट अच्छा है, तो इन दोनों को कंबाइन किया जाता है धागे से कि ये एक नया प्लांट ग्रो हो जाए। जैसे ये हमें रोज में, ग्रेप्स में, आपको शुगर केन में दिखेगा। वैसे एक लेयरिंग होती है। लेयरिंग क्या होती है कि जैसे एक्सपोज करो एक प्लांट ग्रो हो रहा है, इसकी ब्रांच ही अंडरग्राउंड चली जाएगी और यहां से ही एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ऐसे होता है बच्चे। या फिर हम एक पता है कि किसी का शूट पार्ट अच्छा है, जैसे हम पोटैटो है, पोटैटो में बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स ही लगा दो आप मिट्टी में तो वहां से एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इस तरीके से होते हैं हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इन्होंने कहा, कहते हैं जो कि हमारे प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से राइज होते हैं, कई बार क्या होता है सीडलिंग से पहले, सीड बनने से पहले उनके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बन जाते हैं बच्चे। ये जो है हम बनाना में भी देख सकते हैं, ऑरेंज में, रोज में और हमारे जैस्मिन में देख सकते हैं, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती सीड प्रोड्यूस करने की। और बेसिकली अगर हम कहें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जेनेटिकली सिमिलर टाइप का ही एक नया इंडिविजुअल आ जाता है। अगर सपोज करो आपने डिजीज फ्री करना है कोई प्लांट को, या फिर आपने उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, या फिर वेरिएशंस बहुत अच्छे बनाने हैं, तो आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवा सकते हो प्लांट्स की। एक्टिविटी 7.5 में हमें क्या क्या कहते हैं, आप क्या करो एक पोटैटो ले लो, ठीक है। आपने क्या करना है उसके सरफेस को ऑब्जर्व करना है और वहां पे देखना है कि वहां पे छोटी छोटी सी बर्ड्स बने हुए हैं, तो क्या करना है आपने कुछ स्लाइसिस काटनी है। कुछ में बर्ड्स होने चाहिए और कईयों में नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक कॉटन के ऊपर उनको रख देना है, उस कॉटन को आपने थोड़ा वेट ही रखना है, ठीक है। इनको प्लेस करने के बाद आपने ऑब्जर्व करने क्या चेंजेस आ रहे हैं कुछ दिनों के बाद, जब आप कॉटन को प्रॉपरली मॉइस्ट रखोगे, और किस पार्ट में एक फ्रेश नया शूट या फिर रूट बन जाएगा। बच्चे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने अभी बात किया कि पोटैटो के ना ऊपर छोटे छोटे से ऐसे ग्रीन ग्रीन से बन जाते होते हैं बच्चे, वो ना वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। अगर आप उनको कट करोगे तो मैं पहली बात तो ये बताता हूँ, जिनके पोटैटो की जिन स्लाइसिस पे बर्ड्स बने होते हैं वहां पे तो आपको एक नया फ्रेश ग्रीन शूट रूट्स दिखेंगे। जहां पे आपने सिंपल ऐसे पार्ट्स की कटिंग की है वहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसे ही इन्होंने क्या, सिमिलरली कुछ बर्ड्स जो हैं, जैसे अगर मैं लीव्स, जैसे हमारे पास ब्रायोफिलस होते हैं, इसके ना यहाँ पे टिप्स पे ग्रो हो जाते हैं,
तो यहाँ पे ग्रो होता तो ये एक डेवलप कर देते हैं न्यू प्लांट्स को। ऐसे इन्होंने कहा 7.6 में कहते हैं आप मनी प्लांट लो। मनी प्लांट लेने के बाद आप उसके कुछ पीसेस लो, उसके एटलीस्ट जहाँ पे एक लीफ हो, उस पार्ट को कट करने के बाद आपने उसको पानी में डिप करके रखना है कुछ दिनों के लिए, और आपने देखना है क्या उस पार्ट में नया लीफ ग्रो हुआ है। हाँ जी बेटे होगा। बेसिकली नोट्स जो होती है ना लीव्स की मनी प्लांट में, वहां पे एक नया लीफ ग्रो हो जाता है, ये चीज है। फिर आगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर ना एक आर्टिफिशियल मेथड है प्लांट्स को ग्रो करवाने का। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, एक नया प्लांट कैसे ग्रो होता है, जब हम एक सेल है किसी हमारे प्लांट का, उसको उसमें से हम एक टिश्यू को सेपरेट कर दें या फिर एक पर्टिकुलर सेल को सेपरेट कर दें और एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दें, जहां पे वो रैपिडली ग्रो होएगा, छोटी छोटी सी सेल बनेगी जिसे हम सेलस भी कह देते हैं। ये सेलस जो है आगे हम एक मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, जहां पे हम उसको हॉर्मोन्स प्रोवाइड करते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डिफरेंशिएशन के लिए। और जो प्लेटलेट्स है देन उसको हम जो मतलब प्रॉपरली ग्रो होके एक छोटा सा प्लेटलेट हम हमारे पास बन गया है, उसको फिर हम क्या करते हैं सॉइल में लगा देते हैं कि वहां पे वो मिच्योर होके ग्रो प्रॉपरली हो पाए। तो हम टिश्यू कल्चर से बेसिकली क्या करते हैं, एक प्लांट ग्रो करवा सकते हैं जो कि डिजीज फ्री कंडीशन में ग्रो हो पाए। इस टेक्निक को हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे पास काफी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऊपर से एक पार्ट है, तो क्या होता है थ्रेड लाइक हमारे पास एक प्रॉपर ब्रेड ब्रेड की बात की थी हमने पीछे इनिशियली, तो ये ब्रेड की एग्जांपल है कि इसमें स्पोर कैसे होते हैं। तो बेसिकली राइजोपस होते हैं बच्चे, ये इसमें राइजोपस की अगर मैं बात करूंगी तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, बट इसके ऊपर एक बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, यहाँ से स्पोर्स निकलते हैं जिससे एक नया राइजोपस इंडिविजुअल बनता है। जो ये स्पोर्स होते हैं इनके बाहर एक थिक लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तब तक इनको बाहर नहीं आने देती जब तक एक प्रॉपर मॉइस्चर सरफेस एरिया ना मिल जाए, एक प्रॉपरली ग्रो करने के लिए इनके लिए स्पेस ना हो बच्चे। अभी हमने जितने भी ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे हैं, इस सभी में एक नया प्लांट या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है फ्रॉम ओनली सिंगल इंडिविजुअल, और इसी को ही हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज कवर कर लिया है। कल हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, सारा समझ आया होगा। बाय बाय।